आज हम लेट्स अस नो द वर्ल्ड सीरीज का जो है उसका थर्ड पार्ट लाए हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड्स रूलर। अब इसका नाम अब बहुत आसानी से समझ आ रहा है। यूनाइटेड किंगडम जो दुनिया का शासक था, ऐसा इसीलिए क्योंकि हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो जब इसका एम्पायर उसकी पीक पे था तो दुनिया की लगभग 1/4 लैंड पे इसने कब्जा कर रखा था। यहाँ तक कि इसके लिए एक फ्रेज यूज किया जाता था, वो ये था कि यूनाइटेड किंगडम में कभी सनसेट नहीं होता। ऐसा इसीलिए था कि जब तक कनाडा में रात होती थी इंडिया में सुबह हो जाती थी, और इंडिया में रात होती तो कनाडा में सुबह हो जाती। ऐसे करके कभी ना कभी हर जगह यहाँ पर सूरज निकला रहता था, तो इसीलिए यहाँ पर ये फ्रेज यूज हुआ था। तो हम आगे चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं इसकी जियोग्राफी ऑफ यूके। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो पूरा इसकी असली कंट्री है अभी वो यूरोप में आती है। ये मेन यूरोप से अलग है और ये आता है ब्रिटिश आइल्स में। ब्रिटिश आइल्स जो है उसमें दो कंट्रीज आती हैं, एक आयरलैंड जो कि यहाँ पर है और दूसरी यूके जिसको उसके फ्लैग कलर में दिखाया है। जो यूके है उसके हम सबसे पहले एक्सटेंट्स की बात करते हैं, यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट्स। नदर्न मोस्ट पॉइंट को अगर हम देखें तो वो 58 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 49 डिग्री 57 मिनट नॉर्थ। ऐसे ही अगर हम उसके लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो वो 8 डिग्री 17 मिनट वेस्ट और 1 डिग्री 46 मिनट ईस्ट है। अब यहाँ पे एक वेस्ट और एक ईस्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें एक सिटी है लंदन, इसकी कैपिटल, उसका एक एरिया है ग्रीनविच, वहां से प्राइम मेरिडियन जाती है जो कि ईस्ट और वेस्ट को अलग करती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हम चलते हैं आगे, और इसकी एक ही नेबरिंग कंट्री है जिसको हम बोलते हैं आयरलैंड। इसके अलावा इसके ओवरसीज वो भी हैं जिसमें ये अलग अलग कंट्री से बॉर्डर साझा करता है, लेकिन मेनलैंड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आयरलैंड है। अब हम यहाँ पे इसके फिजिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे ऊपर जो कि रेड कलर में यहाँ पर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं स्कॉटिश हाईलैंड्स। ये स्कॉटलैंड में आता है, इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। तो जो स्कॉटिश हाईलैंड है उसमें एक पीक है बैन नेविस, ये पूरे ही यूके की सबसे ऊंची पीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर स्कॉटिश लोलैंड्स, ये प्लेन्स हैं यानी कि लोलैंड्स हैं, खेती के लिए अच्छा है, ये भी स्कॉटलैंड में इसलिए स्कॉटिश है। आगे और नीचे चलें तो दिखता है लेक डिस्ट्रिक्ट। ये लेक डिस्ट्रिक्ट आप वाइट कलर में देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारी लेक हैं इसलिए इसका नाम लेक डिस्ट्रिक्ट पड़ गया। इसके बाद ये जो पर्पल कलर का एरिया है उसे बोलते हैं पेनीन्स। यहाँ पे भी माउंटेन्स एंड हिल्स हैं और इसे बोला जाता है इंग्लैंड की बैकबोन क्योंकि ये इंग्लैंड में है। फिर आते हैं इंग्लिश लोलैंड्स, ये भी इंग्लैंड में ही है और ये लोलैंड्स यानी कि प्लेन्स हैं। ये जो अभी लास्ट तीन देखे लेक डिस्ट्रिक्ट, पेनीन्स और इंग्लिश लोलैंड्स, ये तीनों इंग्लैंड में आते हैं। इसके बाद है वेल्स, ये वेल्स भी एक अलग ही कंट्री है उसके अंदर, यहाँ पे भी माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं। और फिर नॉर्दर्न आयरलैंड, इसमें भी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें रिवर्स बहती हैं, और इनमें नाम देखें तो फिर ट्वीट, टाइने, एडन, टीस, उरे, ऐसी कई सारी वो हैं जिनमें वय, सेवरन जैसी ये जो रिवर्स है वो मेन रिवर्स है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं इसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं। स्टेट्स नहीं, कंट्रीज हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये असलियत में एक संघ है बहुत सारे कंट्रीज का, यानी कि इसके अंदर कंट्रीज के अंदर कंट्रीज आती हैं। ये एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर कंट्रीज आती हैं, इसमें कोई स्टेट्स नहीं है। इसमें 4 कंट्री हैं, एक तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड।
ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, ब्लू एंड वाइट वाला फ्लैग, वो वाला है स्कॉटलैंड का। फिर नीचे आए तो फिर ये दिखता है इंग्लैंड, यहाँ पे वेल्स और यहाँ पे नदर्न आयरलैंड है। अब ये कंट्रीज कैसे हैं, मतलब ये सारी ही यूके के जो उसका यूनियन है उसके अंडर काम करती हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अंडर काम करती हैं। बाकी जो इसकी खुद की कैपिटल है वो लंदन है, और इन चारों की खुद की कैपिटल्स अलग हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यूके की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूके। ये टाइम लगभग 50 एडी का था, जब यहाँ पे कई सारे अलग अलग ट्राइब्स का राज था। यहाँ पर इतने सारे नाम लिखे हैं और इतनी सारी ट्राइब्स थी। इसके बाद एक यहाँ पे रोमन जो लोग थे वो हमला करते हैं, ये सारी ट्राइब्स को जीत जाते हैं लगभग इंग्लैंड की। सिर्फ इंग्लैंड नहीं, वेल्स पे भी ये जीत हासिल करते हैं, और फिर ये बहुत बड़ा एरिया इनके कब्जे में आ जाता है। यहाँ पर ये क्रिश्चियनिटी पहली बार लेकर आते हैं, और साथ ही में जो लंदन है, लंदन सिटी, उसकी स्थापना भी यहाँ पर ये रोमन लोग ही करते हैं। आगे चले तो फिर रोमन एम्पायर मेनलैंड यूरोप में ही धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यूके के ऊपर भी जो उनकी उन्होंने एरिया ले रखा था वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे वो पीछे हट जाते हैं, और फिर से यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का शासन आ जाता है। अब इससे आगे अगर हम चलें तो हम देख सकते हैं फ्रांस में जो नॉर्मैंडी के बीचेस हैं, वहाँ से एक राजा जिनका नाम है विलियम द कॉन्करर, वो बढ़ रहे हैं यूके की तरफ। यहाँ पर ये जो ट्राइब्स हैं उनको हरा देते हैं, और स्टार्ट होता है यहाँ से नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। यहाँ पर ये देख सकते हैं धीरे धीरे ये कितना बढ़ता गया एम्पायर। यहाँ पर सिर्फ इंग्लैंड का दिखाया गया है, वेल्स में इतना नहीं दिखाया गया। लास्ट में ये वेल्स तक को पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं। आगे चलें तो कुछ समय बाद मेनलैंड जो फ्रांस है वहाँ से इन नॉर्मन लोगों के विरुद्ध एक वॉर शुरू हो जाती है, जिसे हम जानते हैं 100 ईयर वॉर्स के नाम से। असलियत में ये 100 साल चलने वाली कोई जंग नहीं थी, 116 साल चलने वाली जंग थी, यानी कि इसके नाम से भी 16 साल ज़्यादा। अब इसमें यहाँ पर जीत जो होती है वो फ्रांस की होती है, और जो नॉर्मन लोगों की वहाँ पे एरियाज थे फ्रेंच के मेनलैंड पे, वो सारे ही फ्रेंच लोग छीन लेते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में रह जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक इनफाइटिंग शुरू हो जाती है इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पे जो एम्पायर के राजा थे उसमें वहाँ पे दो लोग आते थे। एक तो थे हाउस ऑफ लैनचेस्टर और हाउस ऑफ यॉर्क। इन दोनों में भीषण लड़ाई होती है, जिसके बाद जीतते हैं हेनरी सेवेंथ। जो हेनरी सेवेंथ हैं वो यहाँ पर एक अपना अलग डायनेस्टी शुरू करते हैं, जैसे हम जानते हैं टॉडर डायनेस्टी नाम से। ये जो यहाँ पर वॉर हुई थी, सिविल वॉर, उसको नाम दिया जाता है वॉर ऑफ रोजेस। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो हाउस ऑफ लैनचेस्टर था और हाउस ऑफ यॉर्क, दोनों के पास जो उनका सिंबल था वो रोज ही थे। लैनचेस्टर का एक रेड रोज और यॉर्क का वाइट रोज। इसके बाद जो टॉडर डायनेस्टी का सिंबल बनता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड और वाइट दोनों को मिला के बना था। इसके बाद यहाँ पर हेनरी के बाद कई राजा आते हैं, और फिर आती हैं एलिजाबेथ वन। एलिजाबेथ वन के टाइम पे यहाँ पर हमला हो जाता है स्पेन के द्वारा। यहाँ पर जो जंग होती है वो भीषण होती है, लेकिन इसमें जो हार होती है वो स्पेन की होती है। स्पेन यहाँ पर इंग्लैंड पे कब्जा करने आया था, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाता है। एलिजाबेथ वन कभी शादी नहीं करती, और इसीलिए जो टोडर लाइन है वो इनके बाद खत्म हो जाती है। अब तक स्कॉटलैंड के जो राजा थे जेम्स वन, उन्हें कहा गया था कि क्यों ना आप इंग्लैंड के राजा बन जाए। यहाँ पर क्योंकि इंग्लैंड का कोई राजा नहीं था, तो फिर
जो जेम्स वन थे उन्हीं को राजा बनाया गया। इससे बहुत हद तक स्कॉटलैंड और साथ ही में जो इंग्लैंड है उनमें अच्छे रिलेशन हो चुके थे। आगे चलें तो फिर यहाँ पर विलियम थ्री और मैरी टू आते हैं। इनसे पहले एक राजा रह चुके थे चार्ल्स वन, जिन्हें उनकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ने निकाल दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ समय के लिए मोनार्की हट गई थी, यानी कि राजा महाराजाओं का शासन हट गया था। तो इसीलिए उसके बाद में विलियम थ्री और मैरी टू को बुलाया जाता है, जो कि वापस यहाँ पे राजा रानी बनते हैं। लेकिन ये मोनार्की जो थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो चुकी थी, क्योंकि इनके पास जो भी ये कर सकते थे बहुत हद तक खत्म कर दिया गया था। यानी कि जो राजा महाराजा थे, राजा रानी, उन सब की पावर बिल्कुल खत्म कर चुकी इन दोनों के द्वारा। विलियम थ्री और मैरी टू अपना ही जो शासन है वो बहुत कम कर देते हैं। यहाँ पे पूरा शासन गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर अभी तक तो जो पूरी हिस्ट्री थी वो सिर्फ वेल्स और इंग्लैंड की थी। यहाँ पर एक एक्ट ऑफ यूनियन शुरू होता है, जिसमें स्कॉटलैंड को भी मिला दिया जाता है यहाँ पर इंग्लैंड में। और यहाँ पे इस जो ग्रुप है उसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। कुछ समय और बीतता है और इसमें आयरलैंड भी जुड़ जाता है और फिर बनता है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। अब हम आगे चलें तो हम देख सकते हैं धीरे धीरे समय बीतता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जिसके बाद यहाँ पर ये बहुत बड़े एरिया पर वर्ल्ड के अपना कब्जा जमा लेते हैं। इनके कब्जे करने के बाद जो मैप है वो कुछ ऐसा दिखता था। वर्ल्ड की लगभग 1/4 जो एरिया था वो इनके अंडर आता था। ये समय चल रहा था विक्टोरियन एरा, यानी कि क्वीन विक्टोरिया का टाइम। ये यूके की हिस्ट्री में सबसे अच्छा काल माना जाता है। आगे चलें तो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू जैसे कई जंग छिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यूके है वो अनस्टेबल बन जाता है। उसके पास ज़्यादा आर्मी नहीं थी और इसका फ़ायदा उठाते हैं कॉलोनियल देश, यानी कि जिन एरियाज पर यूके ने कब्जा जमाया था। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर नेशनलिस्ट मूवमेंट चालू होती है, जिसमें कई देश अपने आप को आज़ाद करा लेते हैं, जिसमें इंडिया, अफ्रीका के कई देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई नाम आते हैं। और इनमें ही एक था आयरलैंड। यहाँ पे जो आयरलैंड था असलियत में उसका बंटवारा हो जाता है, एक नदर्न आयरलैंड में और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, क्योंकि जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लोग थे वो यूके से अलग होना चाहते थे, लेकिन जो नदर्न आयरलैंड के लोग थे उन्हें यूके के शासन में ही रहना पसंद था। तो फिर इसकी वजह से धीरे धीरे यूके जो है वो अपना असली रूप लेने लगता है और फिर ये बन जाता है आज का यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बेसिक फैक्ट्स। बेसिक फैक्ट्स यानी कि इसकी कौन सी कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, ये सब देखते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो यहाँ पर है लंदन। साथ ही में इसकी फाइनेंशियल कैपिटल भी यही है। फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा पूरी इसको पैसा मिलता हो, किसी भी देश हो, तो फाइनेंशियल कैपिटल भी इसकी लंदन ही है। आगे चले तो हम देख सकते हैं इसकी पॉपुलेशन। इसकी पॉपुलेशन जो है वो है 6.84 करोड़। और अगर हम इसके करेंसी की बात करें तो हम उसे बोलते हैं पाउंड। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, और यहाँ पे वैसे कई लैंग्वेजेस बोली जाती है। इसके जो राजा हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है, यानी कि राजा के पास वैसे तो कोई पावर नहीं है, बस वो एक हेड की तरह काम करते हैं, लेकिन राजा अभी भी हैं। तो चार्ल्स थ्री किंग का नाम है और जो पीएम है वहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो फिर इसमें गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट में जो इनके पीएम हैं वो है कियर स्टारमर।
अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पार्टीज है। एक तो यहाँ पे है कंजर्वेटिव एंड यूनियनिस्ट पार्टी और दूसरी है लेबर पार्टी। इन दोनों की आप लोगों से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी जीडीपी रैंकिंग कि इसमें कौन सी इसकी जीडीपी रैंक है। तो यूके की जो जीडीपी रैंक है वो है 6th। इससे पहले जो देश आते हैं उनके नाम है यूएसए, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान और फिर यूके खुद। तो यहाँ पर अभी हम खुद देख सकते हैं कि जो इसके जिस एरियाज पर इसने कब्जा किया था वो भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि इंडिया इससे भी आगे निकल चुका है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कल्चर एंड फेस्टिवल्स, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कौन सा फूड है, कौन कौन से डांस है, ये सब। सबसे पहले हम इसकी डांस की बात करें तो जो ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहला जो डांस है वो है मॉरिश डांस, जिसमें ये स्टिक लेकर या हैंकरचीफ लेकर डांस करते हैं। फिर आता है हाईलैंड डांस, जो असलियत में स्कॉटिश हाईलैंड डांस है, यानी कि स्कॉटलैंड का ये डांस है। फिर आयरिश डांस, जो कि आयरलैंड का है, यानी कि नदर्न आयरलैंड का है। फिर वेलिश फोक डांस, जो कि वेल्स का डांस है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कौन कौन से रिलीजन है। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाला रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे कि इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, यहाँ पर फिर कई सारे और रिलीजन हैं, ज्यूस, बुद्धिस्ट, ऐसे वेरियस। अब हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो आ जाते हैं इनमें नाम ईस्टर, बॉनफायर नाइट, क्रिसमस, नॉटिंग हिल जो कार्निवल है, ये सब। यहाँ पर अगर हम इनके खाने की बात करें कौन कौन सा खाना है, तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर ये है वो है फिश एंड चिप्स, फिर शेपर्ड्स पाई, संडे रोस्ट, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट और यहाँ पर लास्टली टोड इन द होल। ये सारे वहाँ के फेमस फूड्स हैं। और अब हम देख लेते हैं वहाँ के फेमस प्लेसेस, यानी कि अगर यूके जाएं तो कहाँ कहाँ हमें घूमना चाहिए, क्या क्या वहाँ पे सुंदरता है। तो सबसे पहले नाम आता है ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम, यानी कि जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था, वहाँ पे जो सारे आर्टिफैक्ट्स थे वो यहाँ पर लाए गए हैं। ये बहुत ही सुंदर म्यूजियम है। यहाँ पे चाहे अफ्रीका हो चाहे यहाँ पे इंडिया हो, सबके आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलें तो हम देख सकते हैं बुकिंगम पैलेस। ये यहाँ पे मोनार्क का जो पैलेस है वो है, यानी कि यहाँ पर जो करंटली मोनार्क है वो रहते हैं, यानी कि जो अभी यहाँ पे चार्ल्स 3 हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। फिर आता है यहाँ पे बिग बैन एंड द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये इनकी पार्लियामेंट है जो कि पीछे की तरफ है। और ये जो क्लॉक का टावर है उसको बिग बैन नहीं कहा जाता, इसको हम ऐसी बिग बैन कह देते हैं, लेकिन आगे हम इसकी असली मिस्ट्री जानेंगे। पहले और जगहों की बात करते हैं। फिर आता है यहाँ पे स्टोन हेंज। ये पिरामिड से भी पुराना बनाया हुआ एक मॉन्यूमेंट है, देख सकते हैं ये पत्थरों से बना है। ये उनके एंशिएंट ट्राइब्स ने बनाया था। आगे चले तो एडिनबर्ग कैसल। ये जो है वो आपको मिलेगा इंग्लैंड में नहीं है, वैसे इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा है क्योंकि इंग्लैंड बहुत बड़ा है, और बाकी और के साइज में ये मिलेगा आपको स्कॉटलैंड में। फिर जाइंट कॉजवे, ये सही में एक मिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पत्थर हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी जाइंट ने पैर रख रख के इसे प्रेस कर रखा है और इतने सुंदर तरीके से इन्हें काट रखा गया है ऐसे। आगे चले तो आता है स्नोडोनिया नेशनल पार्क, ये यहाँ पे वेल्स में मिलेगा। अब हम इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं। पहली चीज़, वहाँ पे वैसे तो सबको पासपोर्ट और दूसरा चाहिए होता है ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे ये नहीं चाहिए, वो है यहाँ के मोनार्क। आगे चलें तो अगला ये है, वहाँ पर 170 से ज़्यादा म्यूजियम्स हैं, क्योंकि
ये जो एम्पायर था इसका, वो एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था, उसने कई सारे आर्टिफैक्ट्स और देशों से लिए। फिर अगला है बिग बैंग की मिस्ट्री। ये मिस्ट्री क्या है, ये असलियत में एक ऐसी चीज है जो कि लोगों ने सोची नहीं होगी। पहली चीज, जो ये बिग बैन, हम उस टावर को बोलते हैं, वो बिग बैन कभी से भी नहीं है। उसका नाम है एलिजाबेथ टावर। एलिजाबेथ टावर में एक बेल है जिसे द ग्रेट बेल के नाम से जाना जाता है। इसका एक निकनेम है जो ग्रेट बेल है उसका, और उसका नाम है बिग बैन। और हम जो कहते हैं बिग बैन जाएंगे, तो फिर वो असलियत में टावर की बात नहीं कर रहे, हम घंटे की बात करते हैं, क्योंकि बिग बैन जो नाम है वो असलियत में उस घंटे का है। अब हम एक चीज यहाँ पे बहुत अलग है। यहाँ पे फ्रेंच तो बोली जाती नहीं इंग्लैंड में, ना ही किसी भी यूके की स्टेट में, स्टेट यानी कि कंट्री में। लेकिन जब यहाँ पे नॉर्मन लोगों ने हमला किया था और जो सारी ट्राइब्स थी उन्हें हराया था और वहाँ जीत हासिल की थी, तो उस टाइम लगभग 300 सालों के लिए जो यूके की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी। वैसे वहाँ के लोगों को फ्रेंच भी नहीं आती थी। आगे चलें तो सबसे ज्यादा अलग जो फैक्ट है वो ये आता है कि अगर कोई कंट्री अपना कोई ऑफिशियल वो डिक्लेयर करती है एनिमल, यानी कि नेशनल एनिमल डिक्लेयर करती है, तो एग्जिस्ट करेगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन स्कॉटलैंड बिल्कुल अलग है। स्कॉटलैंड में ऐसा है, उसका जो नेशनल एनिमल है उसका नाम है यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न एक ऐसा एनिमल है जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता है, यानी कि वो बिल्कुल फैंटेसी में घुस के उन्होंने नाम निकाल लिया और नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे एक और आता है कि यहाँ जो यूके है उसमें सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। पूरे वर्ल्ड में इतनी चाय कहीं पे नहीं पी जाती। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो खत्म होने वाला है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं बस कंक्लूजन, यानी कि हमने पहले क्या क्या देखा। हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले इसमें हमने जियोग्राफी की बात की, यहाँ पे कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, कौन से रिवर्स बहती हैं, इन सब की बात की। हमने उनकी कंट्रीज देखी। फिर हमने हिस्ट्री की बात की कि वहाँ कौन कौन से राजा हुए, वो कैसे एक बड़ा सा एम्पायर बन गया एक छोटे से एरिया से निकल करके, वो इतना बड़ा होकर कैसे धीरे धीरे टूटा, इन सब की बात की। फिर हमने देखे बेसिक फैक्ट्स कि कौन उधर का पीएम है, कौन किंग है, कौन कौन सी वहाँ पे पार्टीज हैं, क्या कैपिटल है, ये सब देखा। फिर आते हैं यहाँ पर इनके कल्चर एंड ट्रेडिशन पे, यानी कि कल्चर एंड फेस्टिवल पे, जिसमें हमने उसके फेस्टिवल्स देखे, उसकी डांस देखे, उसमें कौन सा फूड है ये सब देखा। इसके बाद हमने देखे फेमस प्लेसेस, वहाँ पे कौन कौन सी फेमस प्लेसेस हैं ये सब, और लास्टली फन फैक्ट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अभी के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देख सकते हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया या इंडिया के ऊपर वीडियो। धन्यवाद।